इस सीरीज़ में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉपिक है अपने पास टॉर्क एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब हम लोग एक रेक्टेंगुलर लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन को डेराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर लूप एज्यूम करते हैं। ये रेक्टेंगुलर लूप है ए बी सी एंड डी, और इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है आई। इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ एज्यूम करते हैं। तो इसकी लेंथ है अपने पास ए और ब्रेड्थ है अपने पास बी। इस लूप को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर लेते हैं। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। ऑफ स्ट्रेंथ बी। अब सबसे पहले हम लोग हर एक लेंथ पर फोर्स फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो ए बी पर सेम बी सी सी डी एंड ए डी चारों पर मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम बी सी एंड ए डी पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ लिखते हैं मैग्नेटिक फोर्स magnetic force on BC and DA। BC और DA पर मैग्नेटिक फोर्स अपने को फाइंड आउट करना है। तो अगर BC को देखोगे तो ये अपने पास B और C, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है और इस वायर की लेंथ अपने B है। वायर की लेंथ अपना B है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन देखो तो ये राइट साइड है। अब इसकी करंट और मैग्नेटिक फील्ड, करंट का मतलब क्या है, लेंथ की डायरेक्शन। तो लेंथ की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इट मीन्स एल वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच एंगल अपना 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री हो तो मैग्नेटिक फोर्स आई, इसका लेंथ बी, मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होता है। तो फोर्स ऑन वायर बी सी 0 मिल रहा है। फोर्स ऑन वायर बी सी इज 0। सेम इसी तरह से
फोर्स ऑन डीए कैलकुलेट करते हैं। डीए में करंट लेफ्ट साइड में फ्लो कर रहा है। देखो डीए में करंट लेफ्ट साइड में फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड है। ऑफ स्ट्रेंथ बी, अगेन करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो अपोजिट है, थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। मीन्स एल वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच थीटा अपना 180 डिग्री मिल गया। थीटा 180 डिग्री आ रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स आई बी बी साइन 180 डिग्री, साइन 180 ज़ीरो होता है तो मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। तो फोर्स ऑन बी सी एंड फोर्स ऑन डी ए अपने पास ज़ीरो मिल रहा है। सेम इसी तरह से फोर्स ए बी और सी डी पर कैलकुलेट करना है। फोर्स ऑन ए बी कैलकुलेट करते हैं। तो ए बी, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और इसका लेंथ है अपना ए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एल वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों के बीच थीटा अपना 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फोर्स हम लोग आई ए बी एंड साइन 90 लिखेंगे। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो फोर्स ऑन ए बी आई ए बी मिलता है। तो ये अपना फोर्स मिल गया ऑन वायर ए बी। अब फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन के लिए अपने को क्रॉस प्रोडक्ट देखना होगा और ये आई एल क्रॉस बी होता है। लेंथ एल की डायरेक्शन देखोगे तो एल वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, मीन्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड है, एक्स डायरेक्शन में है, तो ये आई कैप यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मिलेगा। जे क्रॉस आई करेंगे तो जे क्रॉस आई अपना माइनस के कैप होता है, तो ये माइनस के कैप, मतलब फोर्स पेज के अंदर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ फोर्स लिख लेते हैं इनटू द पेज। तो फोर्स पेज के अंदर लगेगा। सेम इसी तरह से फोर्स ऑन सी डी कैलकुलेट करेंगे। फोर्स ऑन वायर सी डी
अब सी डी को देखोगे तो इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसकी लेंथ भी अपनी ए, और मैग्नेटिक फील्ड अगेन राइट साइड है। तो यहाँ भी एल वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एल वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, इट मीन्स थीटा 90 डिग्री होगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन सी डी आई ए बी एंड साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो फोर्स ऑन सी डी आई ए बी मिल रहा है। फोर्स अपना आई ए बी वो ए बी और सी डी की वजह से मिल रहा है। अगेन डायरेक्शन देखें तो एल क्रॉस बी कैलकुलेट करना होगा। एल की डायरेक्शन, लेंथ की डायरेक्शन नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। जे क्रॉस आई माइनस के एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का के कैप हो जाएगा। तो इस पे फोर्स पॉजिटिव जेड डायरेक्शन मीन्स आउट ऑफ द पेज लग रहा है, तो यहाँ लिखेंगे फोर्स आउट ऑफ पेज है। तो हमने फोर्स फाइंड आउट किया ऑन वायर ए बी एंड ऑन वायर सी डी, और फोर्स एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स है। इट मीन्स ये कॉइल को रोटेट कराएंगे अबाउट सम एक्सिस। तो यहाँ पर कॉइल रोटेट करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये मिड ऑफ द, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये टोटल लेंथ अगर b है तो ये परपेंडिकुलर लेंथ b/2, ये परपेंडिकुलर लेंथ b/2 हो जाएगा। अब अपने को टॉर्क फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखते हैं सिंस फोर्स ऑन वायर AB and CD are of equal strength but opposite in direction so torque will act, टॉर्क एक्ट करेगा। और टॉर्क के लिए क्या करना करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आर परपेंडिकुलर एफ निकालना होता है। तो दोनों के लिए मीन्स ए बी और सी डी का आर परपेंडिकुलर एफ
और दोनों को सम कर लेंगे। तो यहाँ टॉर्क लिखते हैं आर परपेंडिकुलर, ये b/2, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ b/2, और फोर्स अपना ए बी का ये हो जाएगा b/2 फोर्स आई ए बी और साइन थीटा। सेम सेकंड सी डी का देखोगे तो इस पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस b/2, फोर्स की स्ट्रेंथ सेम है और ये साइन थीटा। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो b/2 b हो जाएगा आई ए बी बी साइन थीटा। अगर एरिया रेक्टेंगल का देखा जाए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है, तो ए बी इसका एरिया आ जाएगा और इस एरिया को ए लिखेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ एरिया टॉर्क आई ए बी साइन थीटा मिल रहा है। ये अपने पास इन टर्म्स ऑफ एरिया आ गया। अब अगर हम यहाँ पर कॉइल की टोटल टर्न्स n एज्यूम कर लें तो एक टर्न का एरिया a है, n टर्न्स का एरिया n टाइम a हो जाएगा। If coil has n turns, then टॉर्क एरिया को n टाइम a लिखना है, तो I n a b sin theta which is n I a b sin थीटा हो गया। ये अपने पास टॉर्क मिल जाता है। अब अगर मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन करें तो मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया होता है। इस लूप में करंट I फ्लो कर रहा है एंड एरिया अपने पास n टाइम a, तो I n a को मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टॉर्क हो जाएगा n I a की जगह पर m b साइन थीटा। तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टॉर्क अपने पास एम बी साइन थीटा मिल गया। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे टॉर्क को, तो टॉर्क एम क्रॉस बी हो जाएगा। तो ये अपने पास टॉर्क मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहीं पर अगर थीटा को 0 या 180 डिग्री लें, टॉर्क हमारे पास एन आई ए बी साइन थीटा मिला।
इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम बी साइन थीटा मिला है और वेक्टर फॉर्म में एम क्रॉस बी मिला है। अगर हम थीटा को 0 डिग्री या 180 डिग्री लें तो टॉर्क अपने पास 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 180 की वैल्यू 0। तो यहाँ पर सबसे पहले थीटा 0 के लिए, थीटा 0 डिग्री के लिए, थीटा 0 का मतलब क्या है कि अगर हम लोग कॉइल को स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो कॉइल थोड़े टाइम के लिए ऑस्किलेट करेगा, एसएचएम होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। और अगर थीटा 180 डिग्री रखेंगे अगर कॉइल को 180 डिग्री से डिस्प्लेस करोगे तो कोई ऑस्किलेशन नहीं होगा, कोई एसएचएम नहीं होगा। इस पॉइंट को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जाएगा। यह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर थीटा 90 डिग्री रख लें हम लोग, थीटा 90 डिग्री हो जाए तो इस कंडीशन में साइन 90 की वैल्यू 1, तो टॉर्क एन आई ए बी और टॉर्क एम बी मिल जाता है। और ये कंडीशन होती है मैक्सिमम टॉर्क की। ये हो गया फॉर मैक्सिमम टॉर्क। ये एक्सप्रेशन हमने डेराइव कर लिया फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर।
मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर क्या होता है, सबसे पहले उसको डिफाइन करेंगे, फिर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा। तो ये एक सेंसिटिव डिवाइस है जिसका काम है किसी भी अप्लायंसेस से स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है उस करंट को मेज़र करना। तो यहाँ लिख लेते हैं कि एक डिवाइस है it is a device which is used to measure a small electric current अब ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, तो इसका प्रिंसिपल है जब एक करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा और टॉर्क की हेल्प से हम लोग डिफ्लेक्शन को मेज़र करेंगे और डिफ्लेक्शन से करंट को मेज़र किया जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं when a current carrying rectangular loop is placed in uniform magnetic field एक करंट डिपेंडेंट टॉर्क करंट डिपेंडेंट टॉर्क act on it
टॉर्क की हेल्प से डिफ्लेक्शन मेजर करेंगे। विद द हेल्प ऑफ टॉर्क deflection is measured and by deflection current is measured। तो ये हमने डिफाइन कर लिया प्रिंसिपल क्या है इसका। जब एक करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क की हेल्प से डिफ्लेक्शन मेज़र करेंगे और डिफ्लेक्शन से करंट को मेज़र किया जाएगा। अब इसका डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर अपने पास रेक्टेंगुलर लूप ये रेक्टेंगुलर लूप है। इसे एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पर सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन रखा गया है। यहाँ एक मिरर होगा जिससे डिफ्लेक्शन मेज़र करेंगे। और यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक पोल्स लगाए गए हैं।
अब प्रोसेस क्या होगा कि जैसे ही इसमें करंट जाएगा लूप में, कॉइल के अंदर करंट को भेजेंगे तो ये इस लूप पर टॉर्क लगेगा, ये रोटेट करना शुरू करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। रोटेट करेगा तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि स्प्रिंग जो है वो उस टॉर्क का काउंटर करेगा, और ये जो टॉर्क होता है ये ट्विस्ट लगाता है, मीन्स रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा। जब इस स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क और कॉइल का रिस्टोरिंग टॉर्क बैलेंस हो जाए तो इस कंडीशन में हम लोग करंट को कैलकुलेट करेंगे और करंट का डिपेंडेंसी देखेंगे ऑन द डिफ्लेक्शन थीटा क्या हो सकता है। यहाँ लिखते हैं वर्किंग इसकी। When current is passed through the coil, torque act on the rectangular loop and it is after some time counterbalanced by the twist produced twist or restoring torque of spring। तो यहाँ पर स्प्रिंग से जो रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा वो टॉर्क को बैलेंस करेगा ऑफ द कॉयल। तो यहाँ लिख लेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क, ये बैलेंस करेगा टॉर्क ऑफ द कॉयल को। तो कॉयल का टॉर्क तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पर हमने कॉयल का टॉर्क कैलकुलेट किया था और ये अपने पास NIAB साइन थीटा मिला था। NIAB साइन थीटा।
अब हमें रीस्टोरिंग टॉर्क देखना है क्या होगा। तो एज्यूम करते हैं कि ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। स्प्रिंग कांस्टेंट ये के है। अब रीस्टोरिंग टॉर्क कैसे लगता है उसकी बात कर लेते। तो टॉर्क हमारा, अगर हम लोग एज्यूम करें कि डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन और यहाँ पर टॉर्क लग रहा है रीस्टोरिंग टॉर्क। अगर डिफ्लेक्शन 1 डिग्री से हो रहा है तो यहाँ पर रीस्टोरिंग टॉर्क 1 के है। सेम अगर यहाँ 2 डिग्री से डिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर रीस्टोरिंग टॉर्क 2 के लगेगा। सेम अगर हम लोग डिफ्लेक्शन मान लें कि डिफ्लेक्शन अपने पास अल्फ़ा डिग्री है तो यहाँ पर रीस्टोरिंग टॉर्क अपना अल्फ़ा के हो जाएगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क ये अल्फ़ा टाइम के है। तो यहाँ रीस्टोरिंग टॉर्क रखेंगे अल्फ़ा के इक्वल्स एन आई ए बी साइन थीटा। हमें आई कैलकुलेट करना है तो आई को सेपरेट कर दें। अल्फ़ा के अपॉन एन ए बी साइन थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर करंट डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल है लेकिन करंट इस थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। अब हमें इस इक्वेशन को थीटा से इंडिपेंडेंट करना है। तो यहाँ करंट थीटा पर डिपेंड कर रहा है, उस थीटा को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फील्ड को रेडियल फील्ड यूज़ करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं इफ़ फील्ड इज रेडियल थीटा विल बी 90 डिग्री और थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 की वैल्यू 1 मिलेगी। आई अल्फ़ा के अपॉन एन ए बी साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये अपने पास आई मिल गया। यहाँ पर के अपॉन एन ए बी को एज्यूम करते हैं कि ये कांस्टेंट है अपने पास और ये जी है। जी गैल्वेनोमेट्रिक कांस्टेंट है। गैल्वेनोमेट्रिक कांस्टेंट। तो करंट अपने को अल्फ़ा जी मिलेगा। करंट अपने पास अल्फ़ा जी मिल गया।
मीन्स करंट आई ये प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन एंगल के। तो करंट इस डिफ्लेक्शन एंगल के प्रोपोर्शनल है। जैसे ही हमने कॉइल के अंदर करंट भेजा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा और उस डिफ्लेक्शन से हम लोग करंट को मेज़र करेंगे। तो ये अपने पास बेसिक थ्योरी है। अब यहाँ सेंसिटिविटी को डिफाइन करेंगे और सेंसिटिविटी के बेसिस पर हम लोग करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी को समझेंगे कि ये क्या होते हैं। यहाँ डिफाइन करते हैं करंट सेंसिटिविटी। अब ये करंट सेंसिटिविटी क्या है? तो गैल्वेनोमीटर का करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड produced when unit current is passed। जब यूनिट करंट को पास करेंगे तो कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसे हम लोग करंट सेंसिटिविटी बोलेंगे। और इसे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपना डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट है। डायरेक्टली डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। यहाँ करंट सेंसिटिविटी ये हो जाएगा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट करंट इज सेंट। अब अल्फ़ा, यहाँ से अल्फ़ा देख लो, तो अल्फ़ा हो जाएगा NABI/K। NABI/K और यहाँ I है, I से I कैंसिल हो गया, तो करंट सेंसिटिविटी NAB/K मिल गया।
सेम वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिफाइन करेंगे। वोल्टेज सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा? तो जब हमने यूनिट वोल्टेज दिया तो कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड when unit voltage is applied। और डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी लिखेंगे, ये हो जाएगा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड। अब अगर हम लोग ओम्स लॉ का अप्लाई करें तो V इक्वल आई आर लिख सकते हैं। ये अल्फा डिवाइडेड बाई आई आर, अल्फा की वैल्यू एन आई ए बी अपॉन के, और यहाँ आई आर, आई से आई कट जाएगा, तो ये एन ए बी अपॉन के आर। एन ए बी अपॉन के को देखो तो ये अपने पास करंट सेंसिटिविटी है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी अपॉन में रेजिस्टेंस हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। अब ये सभी को पता होगा कि एमीटर क्या होता है। एमीटर एक डिवाइस है जिसका काम है करंट को मेजर करना। अगर आइडियल एमीटर की बात करें
आइडियल एमीटर का मतलब कि जितनी करंट सर्किट में फ्लो कर रही है वो सारी करंट को मेज़र कर रहा है, तो इसमें रेजिस्टेंस 0 होगा। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो एक गैल्वेनोमीटर के साथ ये अज्यूम करते हैं कि अपने पास गैल्वेनोमीटर है ऑफ रेजिस्टेंस G। इसके साथ हमें पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट करना होगा। इस लो रेजिस्टिव वायर को शंट बोला जाता है। शंट क्या है, तो लो रेजिस्टिव वायर। यहाँ लिख लेंगे कि लो रेजिस्टेंस वायर is connected in parallel with galvanometer। गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस वायर को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अगर एज्यूम करें कि इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, इसमें से कुछ करंट IG गैल्वेनोमीटर से चला गया, तो रेस्ट ऑफ द करंट शंट से जाएगा। I माइनस IG शंट से जाएगा। अब ये शंट और गैल्वेनोमीटर दोनों पैरेलल में हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट और गैल्वेनोमीटर का सेम होगा। ओम्स लॉ का अप्लाई करते हैं, तो शंट से कितना करंट गया, I माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस ऑफ शंट। गैल्वेनोमीटर से करंट IG जा रहा है इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो IS माइनस IGS इक्वल IG इंटू G मिल जाएगा। तो IS इक्वल IGG प्लस IGS लिख सकते हैं। IS IGG प्लस S मिलेगा। यहाँ से IG की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। IG हो जाएगा IS अपॉन G प्लस S। तो ये अपना कन्वर्जन है गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। सेम हम लोग कन्वर्जन देखेंगे गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर।
अब वोल्ट मीटर क्या होता है? तो ये डिवाइस है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र किया जाता है अक्रॉस द अप्लायंस। तो ये डिवाइस है ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस across appliance आइडियल वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। अब कन्वर्जन के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ ऑफ रेजिस्टेंस जी एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। तो ये एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एज्यूम करें कि करंट आई गैल्वेनोमीटर से फ्लो कर रहा है तो सेम करंट आर से भी फ्लो करेगा। टोटल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है तो आर प्लस जी टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा। ओम्स लॉ देखेंगे तो V इक्वल आई एंड टोटल रेजिस्टेंस V इक्वल आई टोटल रेजिस्टेंस R प्लस जी। यहाँ से R को कैलकुलेट कर सकते हैं तो V अपॉन आई इक्वल R प्लस जी मिलता है और V अपॉन आई माइनस जी इक्वल R मिल जाता है। तो यहाँ पर